वेलकम बैक क्लास 12th के बच्चों। यहाँ क्लास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे आज हम, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पोटेंशियल का थोड़ा थ्योरी डिस्कस किया है। अब यहाँ पर आपको पहला टॉपिक दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आई होप आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत मेहनत करना आपने शुरू कर दिया होगा। तो बहुत मेहनत करते रहिए, क्योंकि 12th का बोर्ड है, आखिरी साल है आपके स्कूल का। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। अब बात समझिए, यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड कराऊं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड में सीन क्या है, यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए। अगर ये स्फेरिकल शेल है तो इसके ऊपर चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? सरफेस पर। समझिएगा बहुत ध्यान से, चार्ज रिसाइड करता है सरफेस पर। और मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पहले रिमाइंड कराऊं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये पढ़ा था, गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में डेरिवेशन पढ़ा था कि इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल्स के क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर और स्मॉल r आउटसाइड की डिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। अब हमको बात करनी है पोटेंशियल की। अब इसको ध्यान से समझिए, इसी चीज को हम पोटेंशियल से बात करने वाले हैं। उसका हमको बनाना क्या होता है? ग्राफ बनाना होता है कि पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, ये समझना है बात को। यहाँ पर ध्यान से इसको समझिए। इनसाइड जो है वो पोटेंशियल 0 नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है। अब इसको ध्यान से ऐसे समझेंगे, ग्राफ कैसा बनेगा कुछ ऐसे समझिए। सेंटर से जो लाइन आ रही है वहां से बना लीजिए आप y एक्सिस, ठीक है बात। और ये रही हमारी x एक्सिस। ये इधर सरफेस से हमने ले लिया, इसको ऐसे डॉटेड लाइन बना दी, और इस सरफेस से भी यहां से हमने डॉटेड लाइन एक बना दी है। तो देखिए यहां से यहां तक क्या है, दिस इज प्लस r और दिस इज माइनस r, ठीक है बात। ये माइनस इंफिनिटी हो गया और ये प्लस इंफिनिटी हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है समझिए, ये पोटेंशियल है और ये एक तरह से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है r को, तो दिस विल बी माइनस r। अब समझना ये है कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। तो यहां पर बीचों बीच एक सर्टेन वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट, कुछ इस तरह से। अब बात क्या है, जब आप सरफेस से दूर जाएंगे, सरफेस से जब दूर जाएंगे तो पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो पोटेंशियल लगातार आपका डिक्रीज करेगा, तो आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, उधर के साइड भी और इधर के साइड भी। और यहां पर आप लिखेंगे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस वजह से हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। यहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आपको रिमाइंड कराऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बना था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये ऐसे, ठीक है बात। तो अगर दोनों तरफ हमने डॉटेड लाइन बनाई थी तो बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, सिर्फ यहां और यहां लाई कर रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ था। बीच के आप देख सकते हैं, बीच में लाइन गायब है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होती है 0, लेकिन यहां पर V होता है कांस्टेंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इसलिए ये कांस्टेंट सर्टेन वैल्यू है V की। और उधर और इधर जैसे ही आप आउटसाइड चले जाएंगे स्फेरिकल शेल के, पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये थी कहानी हमारी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल की। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ेंगे आगे, और आगे बात करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमको यहाँ पर बात करनी है। आई होप आप मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बचपन चल रहा है, आखिरी साल है स्कूल का, जैसे कि हमने बात की। बहुत मेहनत करिए और बहुत अच्छे नोट पर छोड़िए 12th को। और बचपन को बिल्कुल मोबाइल में ना डुबा लीजिए। हर वक्त ये जो मोबाइल है, आपने खाने पीने की तरह जो मोबाइल की आदत डाल ली है। वो कहावत है ना, उदास रहता है आजकल मोहल्ले में बारिश का पानी। उदास रहता है आजकल मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे हैं। तो ऐसा आप ना करें, अगर आपके साथ हो गया हो। बचपन है,
पढ़िए दिल लगा के, इसके अलावा जो टाइम बचता है उसको एंजॉय करिए, जा करके क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए और पूरा एंजॉय करिए। हम यहाँ आगे बढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझिए पहले तो ध्यान से, है क्या? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? A surface drawn in an electric field, a surface drawn in an electric field is called equipotential surface. इसकी खास बात क्या है? A surface drawn in an electric field at which the potential is same at all the points. The potential is same at all the points, उसको बोलते हैं आप equipotential surface। जैसे अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, दूसरी यहां पर बात करेंगे लाइन चार्ज की, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज, अगर लाइन पर चार्ज बिछा दें, और तीसरी बात करेंगे हम एनी चार्ज की, जिसका नाम है एनी चार्ज एट इंफिनिटी। इन तीनों को बहुत ध्यान से समझिए पहले आप। अगर हमारा कोई पॉइंट चार्ज रखा है, सपोज हमने ये रख दिया पॉइंट चार्ज, तो यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? रेडियली आउटवर्ड। हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो रेडियली आउटवर्ड निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से। तो अगर एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आप एक सरफेस ड्रॉ कर दे, तो वो सरफेस का शेप आएगा स्फेरिकल। ये कैसी शेप की हो गई? स्फेरिकल। तो अब इस स्फेरिकल सरफेस की खास बात ये है कि इनका चूंकि डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द चार्ज, तो हर किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर। If R is same, Q is same, your V will be same. तो यहां पर सिनेरियो ये है कि at all the points the potential will be same. तो जो पॉइंट चार्ज होता है उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप होती है स्फेरिकल। ठीक, अब बात करेंगे लीनियर चार्ज की। अगर हम लाइन पर रख दें चार्ज कुछ इस तरह से, सपोज ये मार्कर है, इसको चार्ज बना दें, तो अगर लीनियर चार्ज आपने ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर भी निकलेंगी कुछ इस तरह से और नीचे भी। ठीक बात? तो अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पर यहां पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहें, जैसे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, तो वो आएगा सिलेंड्रिकल इन शेप। तो दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप। तो समझने और याद रखने वाली बात यहां पर क्या है कि अगर चार्ज लीनियर हुआ, अगर लाइन चार्ज हुआ, तो जो शेप है इक्विपोटेंशियल सरफेस की दैट विल बी सिलेंड्रिकल। ठीक बात? और अब बात आती है एनी चार्ज एट इंफिनिटी। एनी चार्ज एट इंफिनिटी का मतलब है या तो लाइन चार्ज हो और या पॉइंट चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, लेकिन वो लाई कर रहा है इंफिनिटी पर, तो कैसी होगी शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस की? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी से आ रही हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। फाइन। अगर पैरेलल आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, तो इसको कैप्चर करने वाला जो सरफेस होगा दैट विल बी प्लेन, कुछ इस तरह का। तो ये है प्लेन सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप विल बी प्लेन इफ योर चार्ज ईदर पॉइंट और लाइन विल बी प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो मैं आपको तीनों चीजें समराइज करके बता दूं अच्छे से, कोई भी एक नंबर की पूछी जा सकती है बोर्ड में। व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, एनी चार्ज एट इंफिनिटी प्लेन। ये 3 पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद रखिए। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी। अब हमको इसमें बात करनी है, कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब इसको देखिए, समझिए ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक इसी तरह से अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहली मैं एक एक करके लिखता भी जा रहा हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैन बी 2D और 3D। 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। अब इंपॉर्टेंट जो दूसरी बात है वो समझिए बहुत ध्यान से। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will be always perpendicular to each other to the surface. For example, आपका ये प्लेन सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इसके परपेंडिकुलर। ये खास बात होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज समझिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा क्यों है? हमने अभी पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब बात को समझिएगा। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है और मैं एक दूसरा सरफेस बना दूं ये, और ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। तो इन दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए हम, पहले की ये बनी हुई है, दूसरे की इसके परपेंडिकुलर होगी तो वो ऐसे बन गई। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करने लग गई। हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक बात। तो इस वजह से ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये है एक इंपॉर्टेंट बात। और अब बात आती है जो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और पूछा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से अक्सर, वो क्या है वो समझिए आप ध्यान से। वर्क डन पूछा जाता है। अब पहले तो मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, उसके बाद आपको बताऊं। हमने पढ़ लिया है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W बाय Q, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला यही पढ़ा है हमने। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V, ठीक बात। तो W इक्वल्स Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया कुछ ऐसा, तो ये सपोज A पॉइंट है और ये है B पॉइंट। चूंकि दोनों ही पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है, मतलब अगर VA इक्वल्स VB है, तो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर डेल्टा V 0 हुआ तो यह वर्क डन विल ऑल्सो बी 0। यहां से निकल के आती है कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी आप किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यू डू नॉट नीड टू डू एनी ऑफ द वर्क। क्योंकि आप वर्क कब करते हैं, जब डिफरेंट पोटेंशियल्स पे चार्ज को ट्रांसफर करें। अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, नो वर्क इज बीइंग डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये है खास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की होती है कहानी खत्म। अब बढ़ेंगे आगे। अब आगे देखिए क्या करना है हमको। आगे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म हो गया यहां पर। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि यू से डिनोट करने वाले हैं, ठीक बात। और उसके बाद मैं आपको बता दूं डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म अ सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका समझिए। फॉर एग्जाम्पल हम ए पॉइंट पर एक पहला चार्ज लाए Q1। पहले से यहां कुछ नहीं रहा, सपोज ये बोर्ड है, ठीक। यहां पर पहले से कुछ नहीं है, इन्फिनिटी से हम पहला चार्ज लाए। तो चूंकि यहां पर पहले कुछ नहीं था तो मतलब कोई पोटेंशियल भी नहीं रहा होगा। तो वर्क डन करने के लिए, इस चार्ज को वहां से लाने के लिए आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस फर्स्ट चार्ज विल बी 0। अब क्या करना है हमको, इसके एक सर्टेन डिस्टेंस r पर पॉइंट B पर दूसरा चार्ज लेकर के आना है इन्फिनिटी से Q2। अब आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट A पर Q1 चार्ज रखा है जो अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा पॉइंट B पर, और चूंकि पोटेंशियल जनरेट करेगा तो यू नीड टू डू सम वर्क इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, ठीक बात। तो अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ता है K Q1 Q2 बाय R। और इसी वर्क डन को, दैट अमाउंट ऑफ, अब ये क्या हुआ, Q1 के लिए हमने 0 वर्क किया, Q2 के लिए हमने इतना वर्क किया, ठीक बात। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी W1 प्लस W2। ऐसे समझिए, ये W2 है दूसरे चार्ज को लाने वाला, W1 कितना था, 0। तो U क्या हो गया, 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। तो U की वैल्यू इन शॉर्ट आ गई K Q1 Q2 बाय R। आप K को अगर ओपन करके लिख दें तो इट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ये हो गया
यू का फॉर्मूला मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक बात। तो फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस द फॉर्मूला इज KQ1 Q2 अपॉन R। तो अब बात यहाँ क्या है, ये अभी हमने क्या बात करी, टू चार्जेस की। अगर दो चार्जेस रखे हो तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम के पास। अब आपके जो पेपर में न्यूमेरिकल आता है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो मैं आपको बताऊं, वो पूछा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का ज्यादातर। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब उसमें पेयर्स कितने बनेंगे, 3। उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आपसे जरूर पूछा जाता है 3 नंबर का। अब समझिए यहाँ पर 3 चार्जेस की कहानी, अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल ये हमने बना लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ए पर रखा है Q1 चार्ज, बी पर रखा है Q2 चार्ज और सी पर रखा है Q3 चार्ज। ठीक है बात, दिस इज Q1। तो अब यहां पर बात ये आ गई है कि आपने टोटल 3 चार्जेस रखे हैं, तो ऑफ कोर्स तीनों को जब आप लाए होंगे एक एक करके तो आपने टोटल वर्क डन किया होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कितनी होगी। आप हमेशा पेयर्स गिना करिए, कितने पेयर्स बन रहे हैं, ए बी का एक पेयर मतलब Q1 Q2 का एक पेयर, Q2 और Q3 का दूसरा पेयर और Q1 Q3 का तीसरा पेयर। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज UAB प्लस UBC प्लस UCA। ठीक, तीनों पेयर्स की अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब UAB कितना होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों की डिस्टेंस, तीनों की साइड बराबर होगी, तो हमने तीनों को सपोज R कह दिया। तो AB का मतलब A पर रखा है Q1, B पर रखा है Q2। इसी तरह UBC विल बी K Q2 Q3 अपॉन R और प्लस UCA की अगर बात करेंगे तो इट विल बी K Q3 Q1 अपॉन R। दिस विल बी द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको जो भी चार्जेस की वैल्यू दी होंगी और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी दी होती है, सारी चीजें पुट करनी है और सिंपली आंसर निकाल देना है। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। ये दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और स्केलर क्वांटिटी में करना क्या होता है, चार्ज का साइन साथ में रखना होता है। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वो पॉजिटिव है, कैसा भी साइन है वो आपको साथ में रखना होता है व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। स्केलर क्वांटिटी का ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है बात, यहां पर बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। अब पढ़ना है हमको नेक्स्ट एक डेरिवेशन, और वो डेरिवेशन क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग। वर्क डन इन रोटेटिंग, अगेन ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए। वर्क डन in rotating an electric dipole in electric field या फिर in uniform electric field। देखिए टॉर्क आप पढ़ चुके हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था कूलम्स लॉ वाला, उसमें हमने डायपोल का टॉर्क पढ़ लिया है। अब यहां समझना है आपको क्या, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कुछ ऐसी, ये हो गया E। ठीक बात, हमारा एक डायपोल रखा है, लेट से सपोज ऐसा रखा है डायपोल। ठीक बात, ये है प्लस Q एंड दिस विल बी माइनस Q, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2L, ये तो आपको पता ही है। दिस डायपोल इज राइट नाउ एट द एंगल ऑफ θ1। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 के एंगल पर है। हमको क्या करना है, इसको और रोटेट करके एक दूसरे एंगल पर पहुंचाना है। तो फॉर एग्जांपल आपने दूसरे एंगल पर रोटेट करके इसको पहुंचा दिया कुछ यहाँ, अब ये हो गया माइनस Q, तो आपने ये एंगल टोटल बना लिया है फॉर एग्जांपल θ2। तो व्हाट हैव बी डन, हमने इस डायपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट करा दिया है। अब बात ये है कि अगर आप रोटेट कराएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डायपोल को, तो यू नीड टू डू सम वर्क। अब वो वर्क कितना करना है, वही फॉर्मूला हम डेराइव कर रहे हैं इस डेरिवेशन में। अब समझिए, dw इक्वल्स टाउ इंटू डी थीटा, क्लास 11th में पढ़ी हुई चीज है ये। रोटेशनल मोशन में कभी भी आप किसी बॉडी को रोटेट कराते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
टाउ की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो कि होती है पीई साइन थीटा। आई मस्ट रिमाइंड यू, हम डायपोल की बात कर रहे हैं, तो पीई साइन थीटा टाउ का फॉर्मूला, वेयर पी इज डायपोल मोमेंट एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स। तो टाउ की वैल्यू पुट कर दी पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। तो सपोज इंटीग्रेशन करेंगे कुछ ऐसे, तो इंटीग्रेशन करना है तो ऑफ कोर्स लिमिट भी लगानी पड़ेगी। ये डी थीटा आपका पहले एंगल कितना था, थीटा 1, उसको आप रोटेट करके कहां तक ले गए, थीटा 2 तक। तो दिस विल बी थीटा 1 से थीटा 2, और पहले वर्क 0 था, बाद में वर्क हो गया W। तो ये आ गया सीधा W लिमिट 0 टू W इक्वल्स, यहां पर PE से कोई मतलब नहीं, PE बाहर, इंटीग्रेशन हुआ साइन थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक बात, ये तो सीधा सीधा W आ रहा है, क्योंकि W माइनस 0 विल बी W ओनली। इधर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो इट विल बी माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाएंगे थीटा 1 से थीटा 2, माइनस को बाहर निकाल लीजिए। ठीक, इतना पहले देख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करके मैं आपको बताता हूं आगे। माइनस को हम अगर बाहर निकाल लें तो इट विल बी रिटन एज माइनस पीई एंड ब्रैकेट में कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। अब आगे देखते हैं, तो W इक्वल्स माइनस पीई, अब आप यहां पर लिमिट अगर पुट कर दे तो इट विल बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और माइनस को करा दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो ये वाली चीज पलट जाएगी, तो कॉस थीटा 1 आगे आ जाएगा। तो W कैन बी रिटन एज पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ठीक है बात, थीटा 1 इनिशियल एंगल, थीटा 2 फाइनल एंगल, ये है वर्क डन की कहानी। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इसको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। आपने पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ी हुई है K Q1 Q2 अपॉन R, वो डायपोल के केस की नहीं है, वो सिस्टम ऑफ चार्जेस की है। यहां हम पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं, डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी की पहले तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ दूं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है आपका डायपोल, तो परपेंडिकुलर पोजीशन से किसी भी सर्टेन एंगल तक पहुंचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, that work done will be known as the potential energy of the dipole। तो इनिशियल एंगल फिक्स है, इनिशियल एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा 1 की वैल्यू विल बी 90, और थीटा 2 कोई भी सर्टेन एंगल होगा उसको हम थीटा बोल देते हैं। यहां पर वैल्यू अगर पुट कर दें तो W इक्वल्स PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 आपको पता है 0 होता है, cos 90 हो गया खत्म, सिर्फ माइनस कॉस थीटा बचा। तो इसी W को हम U लिख देते हैं, तो इट विल बी माइनस PE cos थीटा। बात समझ आ रही, माइनस PE cos थीटा। ये रही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। डायपोल के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, 90 डिग्री इनिशियल पोजीशन से किसी सर्टेन एंगल थीटा तक हमको रोटेट कराना था। तो जितना वर्क डन आप करेंगे, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो ये थी पूरी बात थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर की। थ्योरी यहां पर हो गई खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पहले तो जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उससे आप रीजनिंग क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वील डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये है हमारा आगे का सिनेरियो। इसको पूरा रिवाइज कर लें, डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, टेक केयर।